हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सक्सेस ट्यूशन क्लासेज। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के बारे में। नवोदय विद्यालय में जो क्लास फिफ्थ में जो बच्चे पढ़ते हैं वो फॉर्म अप्लाई करते हैं। नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा एग्ज़ाम करवाया जाता है और उनको क्लास 6 में एडमिशन मिलता है। तो फॉर्म अभी स्टार्ट है। 31 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। आज है 18 जनवरी। जब अपन ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब है 18 जनवरी 2023 और 31 जनवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। तो इसमें कैसे क्या होता है, देखो इसमें तो अपने को जो बच्चा है उसकी आयु 9 से 13 वर्ष की तो उसकी आयु होनी चाहिए। नंबर एक बात। नंबर दो बात क्या होती है कि वो फिफ्थ क्लास में जिस टाइम फॉर्म लगाए उस टाइम फिफ्थ क्लास में होना चाहिए। फिफ्थ पास आउट होने के बाद में उसको सिक्स क्लास में एडमिशन मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। साथ में क्या दिया गया है, जो इसका पेपर होगा उसमें मानसिक 3 पोर्शन में होता है। उसमें 3 सब्जेक्ट आते हैं। एक तो आता है रीजनिंग, एक आता है गणित और एक भाषा परीक्षण। जिस भी भाषा को आप सिलेक्ट करते हो उसका क्वेश्चन आते हैं। तो एक तो सबसे ज़्यादा मानसिक योग्यता जिसे रीजनिंग बोलते हैं। एक तो वह होगा, एक होगा गणित, एक नंबर 2 सब्जेक्ट होगा गणित और नंबर 3 सब्जेक्ट होगा भाषा। जो भी भाषा आपने सेलेक्ट की है, हिंदी की है तो हिंदी होगा, इंग्लिश की है तो इंग्लिश होगा, और अन्य कोई भाषा जो नवोदय विद्यालय में चलती होगी और आपने वह सेलेक्ट की है तो वह होगा। लगभग या तो हिंदी या इंग्लिश ही होता है। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए अब अपन बात करते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1 पर अपने पास मानसिक योग्यता। क्या है? मानसिक योग्यता। इससे कितने क्वेश्चन आते हैं? इससे 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन आते हैं। और कितने नंबर के आते हैं? 50 क्वेश्चन 50 ही नंबर के आते हैं। नंबर 2 पर अपने पास गणित। गणित से कितने क्वेश्चन आते हैं? गणित से 25 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 25 ही नंबर के आते हैं। उसके बाद में 25 क्वेश्चन आते हैं जो आपने भाषा सेलेक्ट किए। जो भाषा सेलेक्ट की है उस भाषा के कितने 25 क्वेश्चन आते हैं और ये गणित के आते हैं और ये 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं मानसिक योग्यता के। तो ये 25 क्वेश्चन भी 25 नंबर के ही आते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके पास आते हैं पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं और 100 में से आपके सभी क्वेश्चन 1 नंबर का होता है तो 100 ही नंबर के आपके टोटल क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स हो गए। इतनी बात समझ में आई। अब ये कितना टाइम मिलता आपको? आपको इस पेपर में 120 मिनट का टाइम मिलता है। 60 मिनट इसके लिए मिलती हैं और 30-30 मिनट इनके लिए मिलती हैं। टोटल आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है कंप्लीट पेपर करने के लिए। तो आपको बात समझ में आ गई कि 9 से 13 तो आयु होनी चाहिए। रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 क्वेश्चन भाषा के आते हैं। तो अपन आज बात करने वाले मैथ के सिलेबस के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। मैथ में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और साथ में अपन बात करेंगे रीजनिंग की। साथ में किसकी बात करेंगे? रीजनिंग की और मैथ की बात करने वाले हैं। हिंदी की भी साथ में देखते हैं, टाइम रहेगा तो हिंदी की भी बात
कर लेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अपन जो मानसिक योग्यता परीक्षण है उसके कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण, इस एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई होने के बाद में आप 6 क्लास से 12th क्लास तक नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा फ्री पढ़ाए जाते हो। बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की जो क्या, हाँ पढ़ाते हैं, स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाते हैं, अच्छे लेवल से आपकी तैयारी होती है और बहुत ही बेहतरीन लेवल से पढ़ाया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले अपने पास टॉपिक आता है भिन्न आकृति परीक्षण। भिन्न आकृति परीक्षण, भिन्न आकृति परीक्षण, ये अपने पास 1 नंबर टॉपिक है। इसमें जो भिन्न आकृति होती हैं, जो आकृति होती हैं वो भिन्न के रूप में होती हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। नंबर 2 टॉपिक आता है अपने पास समान आकृति, समान आकृति। नंबर 3 पर आता है आकृति पूर्ति परीक्षण, आकृति पूर्ति और परीक्षण, ये नंबर 3 पर टॉपिक आता है। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मान लो आपको 4 आकृति दे दी, ये आकृति अपने को दे दी, इसमें इसको ऐसे कर दिया, इसमें ऐसे कर दिया और इसमें ऐसे कर दिया। तो इसमें ये आकृति कैसी होगी, इसमें ये कहाँ जाएगा, ये एरो का चिन्ह, इसमें एरो का चिन्ह यहाँ आएगा। तो यही इसमें बताया जाता है, यही इसमें करना होता कि जैसे अपन ने यहाँ से शुरुआत की, यहाँ से शुरुआत की एरो की, अब अपन ने इसको ऐसे कर दिया, अब इसको ऐसे कर दिया, तो ये लास्ट में इस कोने पर आ गया, ये घूम रहा है। इस प्रकार से जो आकृति पूर्ति परीक्षण के बारे में बताया जाता। नंबर 4 पर अपने पास क्या आती है, श्रृंखला, श्रृंखला सीरीज, जैसे 1 3 5 7 9 11 डैश डैश डैश। तो अपने को पता है 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 अपने पास क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो यही होता है इसमें। और बाकी डिटेल में तो अपन जैसे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको बता देंगे इसके बारे में अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट अपने पास चैप्टर नंबर 5 आता है सादृश्यता, सादृश्यता, ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6 अपने पास आता है ज्यामितीय आकृति पूर्ति, ज्यामितीय आकृति पूर्ति। ये जो आपको ऊपर आकृति बताई है, इस प्रकार से आकृति बनाई जाती है, वो ज्यामितीय 3D 2D, इस प्रकार से ज्यामिति में आकृति होती है और उनको पूर्ण करना पड़ता है। नंबर 7 पे अपने पास आता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब। जैसे ये एरो है और ये आपके पास क्या है, मिरर है। तो जब ये मिरर है, दर्पण है, इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा क्या प्रतिबिंब
तो जिस प्रकार से प्रतिबिंब बनेगा, चलो इसमें तो आप अच्छे से नहीं समझ पाओगे। चलो अपन ये ले लेते हैं, ये ले लिया अपन ने। इसमें अपन ने यहाँ कुछ डॉट बना दिया। अब इसका प्रतिबिंब इस दर्पण में बनेगा, तो दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो दर्पण में जो प्रतिबिंब होगा उसमें अपने को डॉट इस साइड में दिखाई देगा। किस साइड में दिखाई देगा ये डॉट? इस साइड में दिखाई देगा। जबकि अपने एक्चुअल जो अपन ने लिया है आकृति, उसमें अपन को डॉट बाईं तरफ दिखाई दे रहा, जबकि प्रतिबिंब में अपने को दाईं तरफ दिखाई देगा। तो यही चीज इसमें दी गई है दर्पण प्रतिबिंब में, कि ये कोई आपको कोई आकृति देंगे और प्रतिबिंब दर्पण लगा देंगे, उसके बाद में जो अपने पास प्रतिबिंब बनेगा उस वस्तु का, इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने पास 8 नंबर में आता है, जो कागज होता है उसे मोड़ना और काटना। कागज को मोड़ना और काटना तथा काटना। कोई कागज ले लेते हैं, उसको मोड़ के काट के उससे जो आकृति बना, कागज को मोड़ना तथा काटना। तो इसके बाद में अपने पास आता है 9 नंबर पर आकृति का निर्माण। आकृति का निर्माण करना, नई आकृति बनाना, आकृति निर्माण। और 10 नंबर पर आता अपने पास छिपी हुई आकृति। छिपी हुई आकृति ये अपने पास कितने नंबर पर आता है? 10 नंबर पर अपने पास आता है छिपी हुई आकृति। यही अपने पास 10 टॉपिक आते हैं इसके अंदर, रीजनिंग के अंदर। नंबर पहला है भिन्न आकृति परीक्षण। नंबर 2 पर आता है समान आकृति। नंबर 3 पर आता है आकृति पूर्ति परीक्षण। नंबर 4 पर अपने पास आता श्रृंखला। नंबर 5 पर अपने पास आता सादृश्यता। नंबर 6 पर अपने पास आता है ज्यामितीय आकृति पूर्ति। और नंबर 7 पर अपने पास आता दर्पण प्रतिबिंब। नंबर 8 पर आता है कागज को मोड़ना तथा काटना। नंबर 9 पर आता है आकृति निर्माण। और नंबर 10 पर आता है छिपी हुई आकृति। यही अपने पास इसमें 10 टॉपिक होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मैथ के बारे में। मैथ में अपने पास कौन कौन से टॉपिक होते हैं? मैथ में अपने पास नंबर 1 पर टॉपिक होता संख्या पद्धति, MATH, मैथ्स। ठीक है, मैथ्स में अपने पास नंबर 1 पर क्या होता है? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। नंबर 2 पर अपने पास होता है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। नंबर 2 पूर्ण संक्रियाओं पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया। आधारभूत संक्रियाएं, ये अपने पास नंबर 2 पर आता है। नंबर 3 पर अपने पास आता है भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रिया। नंबर 3 पर क्या आता है? भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूल संक्रिया। नंबर 4 पर अपने पास आता है गुणनखंड, गुणज एवं उसके गुण। नंबर 4 पर क्या आता है अपने पास? नंबर 4 पर आता गुणनखंड, गुणन
खंड गुणज एवं उसके गुण, उनके गुण, ये अपने पास नंबर 4 पर आता है। नंबर 5 पर अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती। लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती, ये अपने पास नंबर 4 पर आता है, सॉरी नंबर 5 पर आता है। लघुत्तम समापवर्ती को अपन शॉर्ट में बोलते हैं LCM और महत्तम समापवर्ती को बोलते हैं HCF। ये क्या होता है, जैसे अपने को दो संख्याएं दी गई हैं, दो संख्याएं दे दी अपने को 25 और 30, दो संख्याएं दे दी, अपन इनके गुणनखंड करते हैं तो अपन देखते हैं कि इन दोनों संख्याओं में 1 का भाग भी नहीं जाता, 2 का भी नहीं जाता, दोनों संख्याओं में साथ 3 का भाग भी नहीं जाता, 4 का भी नहीं जाता, 5 का जाता है, 5 का जाता है ना। लेकिन अपन क्या करते हैं, ये जो एक संख्या है इसमें तो 2 का भाग जा ही रहा है, तो पहले इसमें 2 का भाग दे लेते हैं। ये 25 ऐसा का ऐसा रह जाएगा और इसमें भाग जाएगा 15। अब यहाँ पर सिर्फ 5 का भाग ही जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो इस 25 में 5 का भाग कितनी बार गया, 5 बार गया। यहाँ पर 15 है, 15 में 5 का भाग 3 बार गया। अब फिर से क्या करते हैं, 5 का भाग ही देते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन अपन क्या करते हैं, पहले इसमें 15 में 3 का भाग दे लेते हैं, सॉरी थोड़ा सी गलती हुई, 15 में 3 का भाग देते हैं, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और ये 25 का 25 रह जाएगा। अब अपन इसमें 5 का भाग देते हैं, 5 का भाग देते हैं तो इसमें 5 बार गया और इसमें 1 बार गया। अब 5 का भाग देते हैं तो इसमें भी 1 बार गया और इसमें भी 1 बार गया। अरे समझ में आ गया क्या, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? चलिए अब दिखाई दे रहा, चलो इसको चेंज ही कर देते हैं, थोड़ी सी इसमें क्या होगी अपने पास मिस्टेक होगी। इसको यहाँ करते हैं अपन, 25 और 30 दिए हुए हैं अपने को, अपन इनके गुणनखंड करते हैं तो 2 का भाग देते हैं सबसे पहले। 25 में नहीं जा रहा, 30 में जा रहा है, तो 25 ऐसा का ऐसा, 30 में 15। अब यहाँ पर अपन 3 का भाग देते हैं, 3 का भाग भी 25 में नहीं जा रहा, 15 में 5 बार जा रहा है। अब इसमें क्या करते हैं, 5 का भाग देते हैं, क्योंकि और किसी संख्या का इसमें भाग अब नहीं जाएगा, तो 5 का भाग 5 बार गया 25 में और 5 में 1 बार गया। अब 5 का भाग देंगे तो दोनों में 1 बार चला जाएगा, चला गया। अब इसका HCF कैसे निकालते हैं, HCF ऐसे निकालते हैं, H दिखाई नहीं दे रहा, चलो ऊपर कर देते हैं इसको ऊपर, HCF में क्या चाहिए अपने को, 2 का जोड़ा चाहिए, HCF में 2 का जोड़ा चाहिए, तो इसमें क्या 5 गुणा 5 ये तो आ गया, इसका 2 का जोड़ा हो गया, लेकिन यहाँ भी 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, तो इसका HCF क्या होगा, इसका HCF तो होगा 5, लेकिन इसका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती कितना होगा, तो लघुत्तम समापवर्ती में क्या करते हैं, जो अधिक होते हैं वो लेते हैं। यहाँ 5 का जोड़ा बन रहा, तो इसको क्या करते हैं, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन करते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 5 5 25, 25 दिए 75 और 75 दूनी 150, 150 इसका एलसीएम हो गया। और 5 ये 5
इसका क्या हो गया, HCF हो गया। क्यों हो गया, इस 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। इन दोनों के जो अवयव उनमें 5 का भाग जा रहा है, इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो ये कॉमन हो गया, इसीलिए 5 इसका HCF हो गया। इतनी बात समझ में आ गई ना आप सभी को? अरे आ गई ना? तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन वर्ग और वर्गमूल के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे अपन? नेक्स्ट बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। नेक्स्ट अपने पास 6 नंबर पे आता है वर्ग, वर्गमूल तथा तथा घन एवं घनमूल। ये अपने पास आता है 6 नंबर पे। वर्ग तो आपको पता है, जैसे ये दो संख्या है, दो है, इसका वर्ग इसकी घात 2। इसका वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 को 2 से गुणा करना। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो अपने पास 4 आ गया। जैसे 5 है, 5 का वर्ग करते हैं तो क्या मतलब इसका, 5 को 5 से गुणा, 5 को 5 से गुणा करते हैं 25 आ गया। जैसे अपन ले लेते हैं 8, 8 का वर्ग करते हैं तो 8 को क्या करते हैं 8 से गुणा, 8 को 8 से गुणा करते हैं 64 आता है। आ गया? इतनी बात समझ में आ गई? वर्गमूल में क्या होता है, जैसे ये 64 है, 64 का वर्गमूल करते हैं तो इसको रूट में लिखते हैं। रूट में लिखते हैं तो ये जो संख्या है, किसको 2 बार गुना करने पर ये जो संख्या आती है, तो 8 को 2 बार गुणा करने पर 64 आता है, तो ये 8 का वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 25 है, 25 है तो 25 किन दो संख्याओं को गुणा करने पर 25 आता, 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, लेकिन दोनों संख्याएं सेम होनी चाहिए। जैसे कहीं अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर ये संख्या आए तो नहीं चलेगा, तो ये गलत हो जाएगा। जैसे 5 को 5 से गुणा करने पर 25 आता है, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया। ये 4 है तो 4 किसका हो गया, 2 का हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं घन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, घन के बारे में। घन के बारे में, घन में अपने को क्या दिया गया, घन में जैसे ये संख्या 3, इसका घन करना, इसकी घात 3, तो इसको 3 को 3 से 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता, इसे घन बोलते हैं। जैसे 5 है तो 5 का घन भी इसी प्रकार 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करो। जैसे हाँ, तो 3 तिये 9 और 9 तिये 27 हो गया। 27 होगा, 5 5 25, 25 पंजो 125। ये क्या हो गया, ये 5 का घन हो गया, ये 3 का घन हो गया। अब बात करते हैं घनमूल की, तो 27 है, 27 है, 27 किन संख्याओं को 3 बार गुणा करने पर आता, किन सेम संख्याओं को, तो 3 को 3 बार गुणा करने पर कितना आता, 27, तो 3 का घनमूल 27 हो गया। जैसे 125 है, 125 ये किसका घनमूल है, किस संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है, तो 5 को 5 से 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 125 आता है, तो ये किसका घनमूल हो गया, 5 का हो गया। नेक्स्ट अपने पास आता है 7 नंबर पर दशमलव एवं दशमलव पर आधारभूत संक्रिया। दशमलव एवं दशमलव पर आधारभूत संक्रिया, आधारभूत संक्रिया। और नेक्स्ट अपने बात आता है 8 नंबर पर। नेक्स्ट 8 नंबर पर अपने पास आता है मापन के अनुप्रयोग।
मापन के अनुप्रयोग, मापन के अनुप्रयोग, ये अपने पास 8 नंबर पर आता है। इसमें मैथ में एक कंप्लीट नहीं हुआ, बाकी भी बच गया। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो बाकी बचा हुआ सिलेबस है उसकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।